हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कल बुधवार के दिन गूगल पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था व्हाई ARY न्यूज इज नॉट वर्किंग। ARY न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट न्यूज चैनल्स में से एक है। मंगलवार और बुधवार के दिन पूरे देश में लोग रिमोट के बटन दबाते रहे लेकिन चैनल नहीं मिला। पता चला कि चैनल पर राजद्रोह का आरोप लगा है और इसी के चलते चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया है। चैनल के एक अधिकारी को पुलिस बिना वारंट उठा ले गई और इतना ही नहीं, चैनल के मालिक और 2 एंकर्स पर FIR भी हो गई। इसके अलावा एक FIR और हुई इमरान खान की पार्टी के शहबाज गिल के खिलाफ। उन्हें भी राजद्रोह के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया है। इमरान खान का कहना है ये अरेस्ट नहीं है बल्कि शहबाज को अगवा कर लिया गया है। ARY के निलंबन को भी उन्होंने साजिश करार दिया है। ARY न्यूज को इमरान और उनकी पार्टी का समर्थक माना जाता है। इमरान के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज इसी चैनल को मिलते हैं। चैनल के मालिक और इमरान के बीच रिश्तों में गर्मजोशी ऐसी है कि इमरान के एक इशारे पर ARY के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ जाती है। आज दुनियादारी में जानेंगे क्या है ARY चैनल का इतिहास, ऐसा क्या हुआ कि चैनल पर राजद्रोह का मुकदमा लग गया और इस पूरे मामले में पाकिस्तानी फौज की क्या भूमिका है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले एक काम की जानकारी। दुनियावी मामलों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको एक किताब का नाम हम बता देते हैं। ऑयल, पावर एंड वॉर नाम की एक ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू FM पर। साथ ही कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले 500 लोगों को 50% की छूट मिलेगी। इसके लिए आपको डालना होगा एक कोड LT50। अब चलते हैं आज की मेन स्टोरी पर। ARY का इतिहास समझने के लिए पहले उसका फुल फॉर्म जानिए। ARY का फुल फॉर्म है अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब। ये कौन है नहीं थे। याकूब की पैदाइश 1944 में सूरत के मेमन परिवार में हुई थी। बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए। 1960 में याकूब UAE शिफ्ट हुए और यहाँ सोने के धंधे में उतर गए। 1972 में उन्होंने गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए ARY ग्रुप की शुरुआत की। ये तो हुई प्रस्तावना। याकूब की असली कहानी शुरू होती है 1993 में। उस साल अक्टूबर में बेनज़ीर भुट्टो प्रधानमंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करती हैं। भुट्टो के PM बनने का सबसे बड़ा फायदा मिला उनके पति आसिफ अली जरदारी को। एक सामान्य से परिवार से आने वाले जरदारी और बेनज़ीर की शादी 1987 में हुई थी। जानकार बताते हैं बेनज़ीर के लिए शादी एक समझौता थी। शादी ना होना उनकी पॉलिटिक्स के आड़े आ रहा था। शादी के 8 महीने बाद ही पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ और बेनज़ीर पाकिस्तान में लोकतंत्र का चेहरा बन गई। एक छोटे मार्जिन से चुनाव जीतकर वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो गई। जनता में खासा उत्साह था कि अब मुल्क की तरक्की होगी, लेकिन जल्द ही ये उत्साह काफूर हो गया। कुछ ही महीनों में उनके पति का नया नामकरण हो गया, मिस्टर 10%। सबको पता था जरदारी को 10% कट दिए बिना पाकिस्तान सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। इस सब में अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब का नाम कैसे आया? 90 के दशक में पूरा उपमहाद्वीप गोल्ड स्मगलिंग के लिए माकूल बना हुआ था। अरब सागर के रास्ते दुबई से सोना आता था और कराची के पोर्ट पर उतरता था। एक एस्टिमेट के हिसाब से 1990 से 1993 के बीच हर साल 700 करोड़ का सोना स्मगल करके पाकिस्तान लाया जाता था। ऐसे में भुट्टो के प्रधानमंत्री बनते ही याकूब ने सरकार को स्मगलिंग को रोकने के लिए एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव ये था कि सरकार अगर गोल्ड आयात का लाइसेंस ARY ग्रुप को दे देती है तो रज़्ज़ाक स्मगलिंग पर पूरी तरह रोक लगा देंगे। ये लाइसेंस रज़्ज़ाक को दिसंबर 1994 में मिला, लेकिन उससे पहले का एक दिलचस्प घटनाक्रम सुनिए। जनवरी 1994 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी रजिस्टर होती है, कैप्रिकॉन ट्रेडिंग नाम की। इस कंपनी पर मालिकाना हक जरदारी का था। इसके 9 महीने बाद अक्टूबर में दुबई की सिटी बैंक ब्रांच में एक अकाउंट खुलता है। यह अकाउंट कैप्रिकॉन ट्रेडिंग के नाम पर था और जिस दिन यह अकाउंट खुला उसी दिन ARY कंपनी की ओर से इस अकाउंट में 35 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाते हैं। 2 हफ्ते बाद अकाउंट में 35 करोड़ और जमा होते हैं और इसके चंद हफ्ते बाद ही ARY को पाकिस्तान में गोल्ड इंपोर्ट का एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिल जाता है। अगले 3 साल तक ARY पाकिस्तान में 3500 करोड़ रुपए का सोना आयात कराती है। नवंबर 1996 में भुट्टो की रुखसती होती है। ठीक
इसी समय कैप्रिकॉन ट्रेडिंग का अकाउंट रातों रात गायब हो जाता है और साथ ही उसमें मौजूद 280 करोड़ की रकम भी कहीं और ट्रांसफर हो जाती है। अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं किसी की साजिश है और उन्होंने कभी किसी को घूस नहीं दी। इस मामले ने सालों तक पाकिस्तान की राजनीति को गरमाए रखा। साल 2014 में इस केस में आसिफ अली जरदारी को बरी कर दिया गया था, लेकिन रिव्यू पिटिशन के नाम पर केस आज तक चल रहा है। इस बीच साल 2002 में पाकिस्तान सरकार फैसला करती है कि वो प्राइवेट चैनलों को लाइसेंस देगी। अब्दुल रज़्ज़ाक ARY न्यूज़ नाम से एक नए चैनल की शुरुआत करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान और ARY के रिश्ते की शुरुआत कहां से हुई। जानकारों का कहना है कि इमरान जब सत्ता की दौड़ की स्टार्टिंग लाइन पर थे तब उन्हें मीडिया में एक पार्टनर की ज़रूरत थी। इमरान को एक पार्टनर मिला सलमान इकबाल के रूप में। अब ये कौन है? ये हैं अब्दुल रज़्ज़ाक के भतीजे। साल 2014 में अब्दुल रज़्ज़ाक की मौत के बाद ARY ग्रुप की कमान इनके हाथ में आ गई थी। सलमान इकबाल को पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों में माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में इनकी संपत्ति 17 अरब रुपए आंकी गई है। ARY ग्रुप के मालिक होने के साथ साथ सलमान इकबाल क्रिकेट में भी खासी रुचि रखते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम कराची किंग्स के ओनर हैं। साल 2017 में इकबाल को एक मैगजीन ने दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में शामिल किया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ अक्सर इंस्टाग्राम रील्स में नजर आने वाले सलमान इकबाल यूं तो पूरे पाकिस्तान में फेमस हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी के कई पहलू अब तक सीक्रेट हैं। उनके माँ बाप का नाम भी किसी को नहीं पता। उनकी पैदाइश दुबई में हुई थी। उसके बाद उनकी पढ़ाई और शुरुआती ज़िंदगी की कोई जानकारी भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान इकबाल के ARY की कमान संभालने के साथ ही चैनल इमरान के पक्ष में झुका हुआ नजर आने लगा था। इमरान लगातार चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते रहते हैं और समय समय पर चैनल की तरफदारी भी करते हैं। मसलन इसी साल प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद के इमरान के भाषणों पर गौर करिए। इन भाषणों में इमरान पाकिस्तान की संस्थाओं को अपने खिलाफ साजिश में शामिल बताते हैं। इनमें वो तमाम मीडिया चैनलों को शामिल करते हैं सिवाय ARY न्यूज़ के। इसी साल फरवरी में उन्होंने चैनल की तरफदारी करते हुए एक ट्वीट किया। इमरान ने लिखा, ARY के अध्यक्ष को बधाई कि उन्होंने मेरे कॉल पर अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी। सलमान इकबाल भी समय समय पर इमरान खान की तारीफ करते रहते हैं। 2019 में उन्होंने इमरान की तारीफ करते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक भाषण के बाद इमरान मुस्लिम दुनिया के निर्विवाद नेता के रूप में उभरे हैं। ARY को इमरान के पक्ष में मानते हुए सत्तारूढ़ PMLN ने चैनल को बॉयकॉट कर रखा है। पार्टी के नेता चैनल पर लगातार हमलावर रहते हैं। PMLN की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ने कुछ महीने पहले एक भाषण के दौरान चैनल पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने सलमान इकबाल को गोल्ड स्मगलर बताया और कहा कि इमरान ने PM रहते हुए इकबाल का 120 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया था। आज हम ARY की चर्चा क्यों कर रहे हैं? 8 अगस्त की शाम ARY पर एक डिबेट हो रही थी। इस डिबेट में PTI की ओर से पेश हुए थे इमरान खान के प्रवक्ता शहबाज गिल। एंकर के अलावा 2 और लोग एनालिस्ट के तौर पर इस डिबेट से जुड़े थे। डिबेट खत्म हुई और अगले दिन उसकी एक क्लिप वायरल हो गई। क्या था इस क्लिप में? इस क्लिप में गिल सत्तारूढ़ दलों पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा पार कर दी। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टियां इमरान और सेना के बीच अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। साथ में जोड़ा कि पाकिस्तानी फौज के कई निचले और मध्यम दर्जे के अफसर और उनके परिवार इमरान और उनकी पार्टी PTI के समर्थक हैं। सरकार अपने मीडिया सेल के जरिए इन लोगों के बीच फेक खबरें फैला रही है और इसका मकसद है सेना और PTI में मतभेद पैदा करना। पाकिस्तानी फौज और राजनीति के बीच इक्वेशन की जरा सी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि ये नो गो जोन है। जैसे ही क्लिप वायरल हुआ, सरकार तुरंत हरकत में आई। पहले ARY चैनल को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और चैनल का प्रसारण रोक दिया गया। इसके बाद ARY ग्रुप के मालिक सलमान इकबाल और ARY न्यूज़ के हेड अम्माद यूसुफ के खिलाफ FIR दर्ज हुई और शुरू हुआ गिरफ्तारियों का दौर। पहली गिरफ्तारी अम्माद यूसुफ की हुई। चैनल की वेबसाइट के अनुसार मंगलवार रात 2 बजे 2 गाड़ियां अम्माद के घर पहुंची। सादे कपड़ों में पुलिस वाले जबरदस्ती उनके घर में घुसे। घर का गेट बंद था, तब भी पुलिस गेट फांद कर अंदर चली गई और अम्माद के साथ साथ घर से CCTV रिकॉर्डर भी ले गई। अम्माद पर लगी कई धाराओं में से एक राजद्रोह की धारा भी है। दूसरी गिरफ्तारी हुई शहबाज गिल की। शहबाज पर भी राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। गिरफ्तारी की खबरें आते ही इमरान खान का ट्वीट भी आया। उन्होंने दावा किया कि शहबाज को किडनैप किया गया है। इसके बाद इमरान अपना पुराना राग दोहराने लगे। उन्होंने कहा, जो कल तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सेना की बुराई करते थे, आज वो हमें देशद्रोही बता रहे हैं। सरकार ने क्या कहा?
सरकार की तरफ से आंतरिक मामलों के मंत्री राना सनाउल्लाह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा ये सारा प्लान इमरान का रचा हुआ है। उनके ही इशारे पर शहबाज गिल ने डिबेट में सेना के खिलाफ बात कही। सनाउल्लाह ने दावा किया कि इमरान उन पर हाल ही में साबित हुए आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिलवा रहे हैं। सनाउल्लाह किन आरोपों की बात कर रहे हैं ये भी बता देते हैं। इसी महीने की 2 तारीख को पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इमरान के खिलाफ फैसला सुनाया था। इमरान पर आरोप थे कि उन्होंने और विदेशी कंपनियों से फंड लिया और उस फंड का खुलासा नहीं किया। इस फैसले के आने के बाद से ही इमरान के तेवर बगावती हैं। जिस दिन ये फैसला आया, इस्लामाबाद के रेड जोन इलाके में भारी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया था। रेड जोन इस्लामाबाद का वो इलाका है जहां सरकारी बिल्डिंग्स हैं। आशंका थी कि इमरान समर्थक हंगामा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ 1000 से ज़्यादा पुलिस बल तैनात किया गया था। सत्तारूढ़ पार्टियां इस मामले में इमरान के इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं। इसके अलावा दूसरा केस जिसमें इमरान फंसते दिखाई दे रहे हैं वो है तोशाखाना केस। तोशाखाना पाकिस्तानी सरकार का एक डिपार्टमेंट है। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सरकार के मंत्रियों को जो तोहफे मिलते हैं उसका हिसाब तोशाखाना डिपार्टमेंट रखता है। इमरान पर आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इन तोहफों को अपने पास रख लिया, जबकि इन्हें तोशाखाने में जमा करना होता है। नियम के अनुसार प्रधानमंत्री मिले हुए तोहफों को अपने पास रख सकता है, लेकिन इसके लिए उसे तोहफे की कीमत की आधी रकम जमा करानी पड़ती है। इसके अलावा यह आरोप भी है कि इमरान ने बिना तोशाखाने में जमा कराए तोहफों को बेच डाला और 20% रकम सरकार के पास जमा करा दी। इन तोहफों की कुल कीमत करीब 14 करोड़ रुपए है, जबकि इमरान ने सिर्फ 3 करोड़ रुपए जमा करवाए। विशेषज्ञों के अनुसार पंजाब सूबे में हुए बाय इलेक्शन की जीत के बाद इमरान नए उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन इन दोनों मामलों में इमरान प्रेशर में है। सरकार उनके इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाने की मांग कर रही है। ऐसे में इमरान की पार्टी के प्रवक्ता का फौज पर सवाल उठाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। इस मामले में फौज का क्या नजरिया है, इसके लिए एक बयान सुनिए। इमरान की पार्टी PTI के समर्थन से पंजाब के मुख्यमंत्री बने परवेज इलाही ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि इमरान फौज से अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर बातचीत जारी है। ताज़ा मामले में उन्होंने इमरान को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी एंटी आर्मी बयान से किनारा करना चाहिए। बहरहाल लेटेस्ट अपडेट यह है कि शहबाज गिल को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और सिंध प्रांत के हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश सुनाया है कि ARY न्यूज़ को तुरंत बहाल किया जाए। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से जुड़ी जो भी अपडेट होंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी भी पाकिस्तान से ही है और ये भी वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है। क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना का एक मेजर दिखाई दे रहा है जिसे बंधक बनाकर रखा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो पाकिस्तान की स्वात घाटी का है। स्वात घाटी यानी खैबर पख्तूनख्वा का वही इलाका जहां 2012 में मलाला यूसुफजई को तालिबानी आतंकियों ने गोली मार दी थी। इस इलाके में पिछले 1 दशक से पाकिस्तानी फौज तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP को खदेड़ने की कोशिश में लगी है। 2020 के आसपास लगा था कि फौज इसमें सफल भी हो गई है, लेकिन ताज़ा वीडियो के बाद आशंका जताई जा रही है कि TTP ने स्वात घाटी में वापसी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का एक जवान भी TTP के कब्जे में है और पाकिस्तानी पुलिस के एक DSP को पैर में गोली मारी गई है। पाकिस्तानी मीडिया में बंधक बनाए गए लोगों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। घटना के बाद पाकिस्तान की सेना तालिबान से बात कर रही है ताकि मेजर, जवान और DSP को सुरक्षित छुड़वाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले तालिबान के आतंकवादियों को पुलिस ने अफगानिस्तान की सीमा से स्वात में एंटर करते समय रोक लिया था। उस वक्त भी झड़प के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी समेत 4 पाकिस्तानी पुलिस वालों को बंधक बना लिया गया था। TTP के बारे में दुनियादारी में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूछताछ हुई है। बुधवार को न्यूयॉर्क राज्य के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप से पूछताछ की। 4 घंटे चली इस पूछताछ में ट्रंप ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसा संभव है, तो जवाब है हाँ। अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन के तहत कोई भी व्यक्ति जवाब देने से इनकार कर सकता है। इसके लिए उसे कहना होता है कि वो 5वें संशोधन के तहत मिले हुए अधिकारों का उपयोग कर रहा है। ताज़ा पूछताछ ट्रंप पर चल रहे एक पुराने मामले के तहत हुई है। ट्रंप पर टैक्स चोरी, 2021 कैपिटल हिल दंगे और सरकारी कागजात नष्ट करने का आरोप है। इसी मामले में 2 दिन पहले FBI ने ट्रंप के फ्लोरिडा वाले निवास पर छापा मारा था। ट्रंप ने तब बयान दिया था कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के साथ पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ और पूरा सहयोग करने के बावजूद उनको जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में इसी साल मिड टर्म चुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा आसार है कि साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप दोबारा दावेदारी पेश करेंगे। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों।
कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।